नमो भगवतो वासुदेव मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जॉर्ज ई ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन को देख लिया था। आज हम लोग भैया मिस्र बंधुओं के द्वारा किए गए काल विभाजन को देखेंगे। तो आइए बिना समय लिए हुए हम लोग शुरू करते हैं। जितने लोग हैं भैया वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। ठीक, चलिए। मिस्र बंधु द्वारा साहित्य का साहित्य का मतलब हिंदी साहित्य का भैया ध्यान दीजिएगा। ठीक, साहित्य मतलब हिंदी साहित्य का काल विभाजन। काल विभाजन, ठीक, मिस्र बंधुओं द्वारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन। अब एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा भैया, अगर मिस्र बंधुओं के द्वारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन देखा जाए, इनका जो साहित्य इतिहास था आप सभी लोग जानते हैं। इनके साहित्य इतिहास का नाम था मिस्र बंधु विनोद। और मिस्र बंधु कितने भाई थे तो आप लोगों को पता है अच्छे से भैया कि मिस्र बंधु कितने भाई थे। 3 भाई थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। ठीक, तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ लिखा था उसमें इन्होंने 4591 कवियों का उल्लेख किया था। लगभग 5000 कवि माने गए। ठीक, और इसको जो है हिंदी साहित्य इतिहास का पंचांग भी कहा गया था। ठीक, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अगर किसी का सबसे ज्यादा सहारा लिया तो मिस्र बंधु के ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद का ही उन्होंने सबसे ज्यादा सहारा लिया था। ठीक, तो ये रही इनके ग्रंथ की बात। अब हम देखते हैं इन्होंने जब जो साहित्य का इतिहास लिखा उसे कितने भागों में बांटा, यानी कितने युगों में बांटा। तो इन्होंने एक एक करके भैया कुल 8 युगों में बांटा था। अब 8 युग कौन कौन से थे उसे हम और आप एक एक करके देखते चलते हैं भैया। चलिए, पहला भैया आरंभिक काल, ध्यान दीजिएगा। आरंभिक काल, पहला आरंभिक काल। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो आरंभिक काल दिया था भैया इसको इन्होंने 2 भागों में पुनः बांट दिया। ठीक, यानी एक पूर्व आरंभिक काल, पूर्व आरंभिक काल, और दूसरा उत्तर आरंभिक काल। ध्यान दीजिएगा, दूसरा था भैया पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। अच्छा, एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा भैया, जो पूर्व आरंभिक कहीं कहीं इनका प्रारंभिक काल भी देता है, लेकिन अगर प्रारंभिक और उन्मेष काल दोनों साथ में करके दे देगा तब आप गणपति चंद्र गुप्त को लगा दीजिएगा। ठीक, और केवल प्रारंभिक आरंभिक काल देता है तो आप मिस्र बंधु को, हालांकि आरंभिक काल ही देता है, मिस्र बंधु को आप लगाइएगा। अच्छा, इन्होंने भैया जो समय माना था इसका, ध्यान दीजिएगा, इसका इन्होंने जो समय माना था पूर्व आरंभिक काल का, इसका समय था 700 से 1343 ईस्वी। 700 से 13, सॉरी 700 से 1343 विक्रमी संवत, विक्रमी संवत। ठीक, और इसको भैया इसका समय इन्होंने माना था 1344 से। ध्यान दीजिएगा, इनमें सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि इन्होंने जहां अंत किया उसके 1 साल बाद शुरू किया है। यही सबसे बड़ा इनका वो था, ट्रिक था। 1344 से 1444 विक्रमी संवत। ठीक, यानी इसको इन्होंने क्या किया भैया, आरंभिक काल को 2 भागों में बांटा, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। दूसरा विभाजन इन्होंने किया भैया, दूसरा इनका था माध्यमिक काल। दूसरा माध्यमिक काल। अच्छा,
माध्यमिक काल को भी इन्होंने क्या किया भैया, दो भागों में बांट दिया था। ठीक, पूर्व माध्यमिक काल और इसको उन्होंने बांटा था उत्तर माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल और उत्तर माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का इन्होंने जो समय माना था भैया वो 1445। आप कहेंगे सर जी एक बार ऐसे लिख रहे हैं तो एक बार ऐसे लिख रहे हैं, मैं पूरा बना दे रहा हूं। 44, ठीक, और 1445 से 1560 विक्रमी संवत। 1445 से 1560 विक्रमी संवत। ठीक, अच्छा अगला भैया माध्यमिक काल, इसको इन्होंने माना था 1561 से 1680 विक्रमी संवत। 1680 विक्रमी संवत। ठीक, तीसरा, अब देखिए यहां आप नहीं भटकेंगे, भटकना देखिए आरंभिक काल को आप तुरंत बांट देंगे भैया पूर्व आरंभिक काल उत्तर आरंभिक काल। माध्यमिक काल को आप तुरंत बांट देंगे पूर्व माध्यमिक काल उत्तर माध्यमिक काल। लेकिन भटकना यहां पड़ेगा आपको। देखिए 700 से 1343 है। अब यहाँ 1343 से नहीं शुरू होता है, ये शुरू होता है 1344 से। ठीक, 1344 से 1444, फिर 1444 से नहीं शुरू होगा, 1445 से भैया 1445 से 1560। अब 1560 से शुरू हुआ, 1561 से 1561 से 1680, अब 1681 से शुरू होगा। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, एक बार ध्यान में आ गया ना फिर नहीं भूलेगा। ठीक, चलिए तीसरा युग इनका देखते हैं भैया। तीसरा युग था अलंकृत काल। कभी कभी पूछता है कि रीतिकाल को किसने अलंकृत काल नाम दिया, तो रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया था भैया किसने, तो मिस्र बंधुओं ने। और इसको भी भैया इन्होंने दो भागों में बांटा, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। उत्तर अलंकृत काल। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा भैया, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। अभी तो रीत काल पढ़ाएंगे आपको, एक एक क्रम से पढ़ाएंगे तो हाथ बता देंगे, कोई बात नहीं है। ठीक, चलिए ये भैया 1680 ध्यान दीजिएगा, 80 से अंत हो रहा तो 81 से शुरू होगा। 1681 से 1790 विक्रमी संवत। ठीक, 1681 से 1790 विक्रमी संवत। अच्छा अब 1790 से 1791, यही तो दिक्कत है, 1791, 90 है तो 91 शुरू होगा। 1791 से 1884, 1889 विक्रमी संवत। ठीक, विक्रमी संवत ये हो गया भैया। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद इन्होंने देखिए आरंभिक काल, माध्यमिक काल और अलंकृत काल। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा कितने भाग हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 भाग हो गए। इन 6 भाग के बाद इन्होंने भैया अगला जो नाम दिया था वह नाम, हालांकि ये चौथा भाग था लेकिन 6 ये हो गए तो इसको सातवां आप मान सकते हैं, लेकिन नहीं, सातवां हम इसलिए नहीं मान सकते हैं कि इन्होंने इसको जोड़कर बताया और साहित्य में लिखा कि मैंने कुल कितने भाग किए भैया, 8 भाग किए हैं। ठीक, चलिए तो इसको इन्होंने नाम दिया भैया परिवर्तन काल। क्या नाम दिया भैया, परिवर्तन काल। और परिवर्तन काल का समय इन्होंने माना था भैया कि जो 1890, यही मैं भी भूल जाता हूं कभी कभी, 1890 तो सॉरी 1889 तो 90 से चालू होगा, 1890 से
1925 विक्रमी संवत, 1890 से 1925 विक्रमी संवत। ठीक, अब इन्होंने जो पांचवा काल दिया था भैया वह आपका वर्तमान काल। क्या नाम दिया था? वर्तमान काल। अच्छा, वर्तमान काल का समय इन्होंने भैया 1925 तो 1926 हो जाएगा। 1926 से अब तक ये हो गया। अब देखिए भैया यहां से आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर आपसे पूछता है मिस्र बंधुओं ने कालक्रम की दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल कितने भागों में बांटा, तो मिस्र बंधुओं ने कालक्रम की दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल कितने भागों में बांटा भैया? तो कुल 8 भागों में बांटा। ठीक, और वो कौन कौन से थे भैया? तो आरंभिक काल को 2 भागों में बांटा, पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। माध्यमिक काल को 2 भागों में बांटा, पूर्व माध्यमिक काल और उत्तर माध्यमिक काल। अलंकृत काल को भी 2 भागों में बांटा, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। ठीक, इसके बाद इनका अगला परिवर्तन काल, फिर इसके बाद वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब अब जो समय चल रहा है। और सबसे ज्यादा दूसरी चीज, अगर कभी आपसे पूछता है वह कौन सा इतिहासकार था जिसने अपने साहित्य इतिहास में नए कवियों को सबसे ज्यादा मौका दिया, तो वो कोई और नहीं था भैया, वो मिस्र बंधु थे। ध्यान दीजिएगा, इनके पहले जितने भी इतिहासकार थे, किसी ने 900, किसी ने 1000, किसी ने 738, किसी ने 1004, इससे ज्यादा कवियों का वर्णन किसी ने नहीं किया। लेकिन इन्होंने नए कवियों को अपने अंदर में लिया, और इसमें भैया 4591 फैक्ट जो आया, लेकिन लगभग 5000 माने जाते हैं। तो इतने कवि, यानी मान चलिए लगभग 4000 कवियों को, उन्होंने नए कवियों को मौका दिया अपने इतिहास में आने के लिए। तो अगर आपसे पूछता है कि वह कौन सा इतिहासकार था हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला जिसने नए कवियों को सबसे ज्यादा मौका दिया, तो वह कोई और नहीं था भैया, मिस्र बंधु ही थे। और मिस्र बंधु ने क्या इतिहास लिखा था? तो मिस्र बंधु विनोद। ठीक, अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये हो गया। अभी देखिए वीडियो जो आपको मिल रही है भैया कुछ कम समय का मिल रहा है, मुझे भी अफसोस है, लेकिन मकर संक्रांति के बाद ठीक वीडियो आपको जो है धीरे धीरे लंबे समय के लिए मिलती चली जाएंगी। ठीक, और आप सोचते होंगे सर जी रोज वादा करते हैं भूल जाते हैं, मेरे पास भी थोड़े समय की बाध्यता हो जाती है, मैं समय पूरा नहीं पा रहा हूँ। ठीक, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए आप लोग। बाकी जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं भैया, ऑफलाइन क्लासेस भी जल्दी चालू कर दी जाएंगी, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस बंद है, तो उसके लिए सूचना नहीं दी गई है। ठीक, तो सूचना मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट करवा दूंगा जल्द से जल्द। बाकी सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां भैया, अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद भैया। नमो भगवतो वासुदेवाय। धन्यवाद।